स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Even 70 years after independence, the country has not been able to evolve a transparent method of funding political parties, which is vital to the system of free and fair elections. This reform will bring greater transparency and accountability in the political funding while preventing future generation of black money. तो SBI को इस मामले के अंदर जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। चुनावी बॉन्ड पर तत्काल रोक लगाई गई है। 1 फरवरी 2017 को यूनियन बजट सेशन के दौरान तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने इलेक्शन फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाने का वादा किया था, लेकिन उसके 6 साल बाद 15 फरवरी 2000 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए रद्द कर दिया है। दोस्तों, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा है कि एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 के तहत राइट टू इन्फॉर्मेशन का उल्लंघन है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 5 सालों के डोनेशंस का हिसाब किताब भी मांग लिया है और अब इलेक्शन कमीशन को यह बताना होगा कि पिछले 5 साल में किस पार्टी को किसने और कितना चंदा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पूरी जानकारी जुटाकर इसे अपनी वेबसाइट पर साझा करे और इस तरीके से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आप देखेंगे तो साल 2019 के भारत के लोकसभा इलेक्शंस में लगभग $8 अरब यानी कि 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और ये इलेक्शन दुनिया के इतिहास का सबसे महंगा इलेक्शन था। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एक सीट पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च नहीं कर सकता है। देखा जाए तो भारत में अगर कोई सबसे ज्यादा आजाद है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं, क्योंकि ना तो उन्हें टैक्स देना होता है और ना ही अपना पैसा जनता के सामने जाहिर करना पड़ता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि आखिर उनके पास इतना पैसा आता कहां से है? क्या ये पैसा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद या फिर जॉर्ज सोरोस दे रहे हैं? वैसे ये हो भी सकता है कि कोई अमीर बिजनेसमैन पार्टी को पैसा दे रहा हो, पर इस सवाल जितना सही उसका जवाब मिलना लगभग उतना ही नामुमकिन सा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2021 से साल 2022 के बीच पॉलिटिकल पार्टी की 2/3 कमाई अननोन सोर्सेज से हुई थी और इन अननोन सोर्सेज में सबसे बड़ा सोर्स है चुनावी बॉन्ड या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड। लेकिन वास्तव में इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? सबसे अधिक फायदा इससे किसको हुआ है? क्या दूसरे देशों में भी इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी योजनाएं मौजूद हैं? साथ ही इस स्कीम को लेकर विवाद क्यों हुआ था? केंद्र सरकार ने इसका बचाव कैसे किया और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने का एक जरिया है। ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सिलेक्टेड ब्रांचेस से खरीद सकता है और अपनी पसंद की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एनोनिमस तरीके से डोनेट कर सकता है। दोस्तों, इसके जरिए किए जाने वाले डोनेशन में बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता है, यानी कि पूरे तरीके से टैक्स फ्री होता है। देखा जाए तो 1 फरवरी 2017 को यूनियन बजट सेशन के दौरान तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐलान करते हुए कहा था कि आजादी के 70 साल बाद भी देश पॉलिटिकल पार्टीज को फाइनेंसिंग करने का एक ट्रांसपेरेंट तरीका डेवलप नहीं कर पाया है, जो कि इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अहम है। दोस्तों, अरुण जेटली ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का प्रपोजल देते हुए सजेशन दिया कि किसी पार्टी द्वारा अननोन सोर्सेज से कैश में स्वीकार की जाने वाली अमाउंट को 20,000 रुपए से घटाकर 2,000 रुपए किया जाना चाहिए। आप देखेंगे तो इस स्कीम को शुरू करने के पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट का तर्क देश में पॉलिटिकल फंडिंग की व्यवस्था को साफ करना और भारत में इलेक्शन फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाना था। साथ ही से यह भी उम्मीद थी कि इसके आने से ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। फिर इसके बाद 29 जनवरी 2018 को सरकार ने इस स्कीम को कानूनन लागू कर दिया था। आप देखेंगे तो इस स्कीम के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन के लिए बॉन्ड जारी कर सकता है और इन्हें ऐसा कोई भी डोनर खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसकी KYC की जानकारियां उपलब्ध हैं। साथ ही स्कीम के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्पेसिफाइड ब्रांचेस से 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए में से किसी भी वैल्यू के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से किसी भी नोट पर RBI द्वारा उसके जारी करने का साल और उसकी कीमत लिखी होती है, ठीक उसी तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड में 2 बातों को मेंशन किया जाता है, जिसमें पहला है बॉन्ड को किस तारीख को खरीदा गया और दूसरा इस बॉन्ड की वैल्यू क्या है। लेकिन नोट पर इनके अलावा एक और चीज होती है और वो है एक यूनिक कोड। देखा जाए तो इस कोड के जरिए RBI नोट और अदर डिटेल्स को ट्रैक कर पाता है। साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी एक यूनिक कोड छिपा होता है जो SBI को बॉन्ड को ट्रैक करने में हेल्प करता है, यानी कि इसमें कुछ सीक्रेट जैसा नहीं है। दोस्तों, हो सकता है अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल सामान्य नोट की तरह कर सकते हैं। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सामान्य नोट और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बीच एक अंतर होता है। आप सामान्य नोट का इस्तेमाल कभी भी और किसी भी लेन देन के लिए कर सकते हैं,
लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल जारी होने के 15 दिन के भीतर ही किया जा सकता है और इसे सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी द्वारा ही इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही अगर ये टाइम लिमिट पार हो जाती है तो पैसा पॉलिटिकल पार्टी के खाते में नहीं जाएगा, बल्कि पूरी रकम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के खाते में चली जाती है। साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए हर पार्टी को पैसा नहीं मिल सकता है, ये केवल उन्हीं पार्टीज के लिए है जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड हैं और जिन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा इलेक्शन में कम से कम 1% वोट शेयर मिला हो। आप देखेंगे तो इस स्कीम के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिन ही खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही इन्हें लोकसभा इलेक्शंस के साल में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड 30 दिनों की एडिशनल पीरियड के दौरान भी जारी किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, UPSC सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11,499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो स्कीम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाई गई थी, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए करप्शन अपनी सीमाएं तोड़ने लग गया और इसका असली मास्टर स्ट्रोक यही निकला। आप देखेंगे तो ट्रांसपेरेंसी के नाम पर व्यवस्था अधिक ओपेक हो गई, ये एक तरफा हो गया और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी मेन प्रॉब्लम ये थी कि SBI को छोड़कर कोई भी ये पता नहीं लगा सकता है कि बॉन्ड को किसने खरीदा और बॉन्ड से कितने पैसे मिले, क्योंकि बॉन्ड सिस्टम का मैनेजमेंट SBI कर रहा था। आइए अब हम अपने अगले सवाल पर आते हैं कि आखिर इस बॉन्ड से किसे कितना फायदा हुआ है। दोस्तों, वैसे तो ये राजनीतिक दलों को फंड करने का एकमात्र तरीका था, लेकिन जहां तक कॉर्पोरेट लाइसेंसिंग का सवाल है, ये 1947 से भारत में सभी राजनीतिक दलों का जीवन रहा है। बीच में कुछ बदलाव हुए जब सरकार ने 1969 में कॉर्पोरेट फंडिंग पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन जब इसे दोबारा पेश किया गया तो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये था कि इन फंडों की कैपिंग लाई गई। साल 2017 में भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड्स पेश किया गया और 2018 में इसको लागू कर दिया गया। आप इससे पहले सीधे पॉलिटिकल पार्टीज और इंस्टीट्यूशंस को मनी डोनेशन कर सकते थे, लेकिन इसमें एक पेश ये था कि आप 20,000 रुपए से ऊपर के डोनेशन कर सकते थे। साथ ही कोई भी कंपनी अपने टोटल प्रॉफिट का 7.5% से अधिक डोनेशन नहीं कर सकती। दोस्तों, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 में वेरियस नेशनल पार्टीज को 12,167 लोगों से लगभग 850.4 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से 12.09% ज्यादा है। और इन नेशनल पार्टीज में बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया शामिल है। आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा फंड सत्तारूढ़ दल यानी कि बीजेपी को मिला है। पार्टी को लगभग 8,000 लोगों ने 719 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा दिया है, जो 2021 से 2022 में मिले फंड की तुलना में 17.12% ज्यादा है। देखा जाए तो ADR की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। दोस्तों, कांग्रेस को लगभग 894 लोगों द्वारा 79 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। हालांकि कांग्रेस को इस साल वित्त वर्ष 2021-22 के मुकाबले 16.27% कम फंड मिला है और इसी तरीके से CPIM और आपको मिलने वाले फंड में भी कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक CPIM ने 6.07 करोड़ रुपए का फंड घोषित किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 39% से ज्यादा कम है। साथ ही आपको 2022 से 23 में 2.99% कम फंड मिला है और BSP ने घोषणा की कि पार्टी को वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान किसी ने 20,000 रुपए से अधिक का दान नहीं दिया है। दोस्तों, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बीजेपी द्वारा पोषित डोनेशन कांग्रेस, आप, NPIP और CPIM द्वारा घोषित टोटल डोनेशन से 5 गुना ज्यादा है। दोस्तों, अगर हम ये देखें कि सबसे अधिक डोनेशन किस सेक्टर से आया तो ADR की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली से नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को कुल 276 करोड़ रुपए का दान दिया गया है, जबकि गुजरात से 160 करोड़ और महाराष्ट्र से 96 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया गया है। साथ ही सभी पार्टियों को 3,318 कॉर्पोरेट या कॉमर्शियल सेक्टर्स की ओर से राष्ट्रीय पार्टियों को कुल 680.49 करोड़ रुपए का दान दिया गया है, जो कि टोटल डोनेशन का 80% है। जबकि 8,567 इंडिविजुअल डोनर्स ने 166.62 करोड़ रुपए का दान दिया है और ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के दौरान टोटल डोनेशन का 19.59% है।
दोस्तों बात करें बीजेपी की तो फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के दौरान टोटल 3067 कॉर्पोरेट या बिजनेस सेक्टर से बीजेपी को 680 करोड़ के फंड में से 610.49 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला है, जबकि 4612 इंडिविजुअल डोनर्स ने पार्टी को 106.72 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है। वहीं कांग्रेस को फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के दौरान 70 कॉर्पोरेट या बिजनेस सेक्टर्स के माध्यम से टोटल 55.62 करोड़ रुपए और 823 इंडिविजुअल डोनर्स के माध्यम से 24.24 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। दोस्तों रिपोर्ट में कहा गया कि पार्टियों को सबसे अधिक फंड प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से मिला है, जिसमें बीजेपी को 256.25 करोड़ और आपको 90 लाख मिले हैं। यानी कुल मिलाकर के प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से दोनों पार्टियों को कुल 257.15 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला है। लेकिन हो सकता है कि अब आपके मन में सवाल आ रहा हो कि क्या यूके में भी कोई ग्रुप या इंडिविजुअल पार्टीज को डोनेशन कर सकता है? देखिए, कैंडिडेट्स के लिए डोनेशन की एक लिमिट है, लेकिन पार्टीज के लिए कोई लिमिट नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के इलेक्शन कैंपेन में इन योगदानों का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे तो वहां पर इलेक्शन कैंपेन्स में अरबों डॉलर खर्च होते हैं और वहां डोनर्स के कई समूह और व्यक्ति हैं। साथ ही कुछ पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज हैं जिन्हें पीएस के नाम से जाना जाता है, और कुछ कॉर्पोरेशंस और एनजीओज भी मौजूद हैं। आप अपने अलावा किसी अदर पर्सन को अमाउंट नहीं दे सकते। देखा जाए तो उसको पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जा सकता है, लेकिन $1,22,000 से अधिक के किसी भी डोनेशन का खुलासा करना होगा। आप देखेंगे तो कनाडा में भी योगदान सीमित नहीं है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो देशों में दान करने की कोई लिमिट नहीं है। साथ ही कुछ में खर्च पर रेस्ट्रिक्शंस हैं और कुछ में आपको उसके सोर्स का खुलासा करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों आइए भी जानते हैं कि भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड की कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई। दोस्तों साल 2018 में भारत सरकार ने जब इस योजना को लागू किया तो ये कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश में पॉलिटिकल फंडिंग की व्यवस्था को साफ कर देगा। हालांकि उसके पहले कुछ कानूनी बदलाव भी किए गए, जैसे कि कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और विदेशों से आने वाली रकम के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। लेकिन स्कीम के लागू होते ही कई पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्टोरल बॉन्ड की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाने लगी। देखा जाए तो उनका कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए डोनेशन देने वाले की पहचान सीक्रेट रखी गई है और इसलिए इससे ब्लैक मनी को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही एक क्रिटिसिज्म ये भी थी कि ये स्कीम बड़े कॉर्पोरेट घरानों को उनकी पहचान बताए बिना पैसे दान करने में मदद करने के लिए बनाई गई थी। हालांकि दोस्तों ये पहली बार नहीं था जब इस स्कीम पर आपत्ति जाहिर की गई हो। आप देखेंगे तो साल 2017 में जिस टाइम पर इस स्कीम की कल्पना की जा रही थी, उस टाइम पर भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल ने वित्त मंत्री को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिल सकता है और बैंक नोट पर भरोसा भी कम हो सकता है। फिर 27 मार्च 2019 को भारतीय चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया और इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनावों के लिए खतरनाक बताया गया। दोस्तों आयोग ने अपने एफिडेविट में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से राजनीतिक दलों को मिलने वाले डोनेशन की ट्रांसपेरेंसी पर गंभीर असर पड़ेगा। साथ ही राजनीतिक दल बगैर किसी जांच के विदेशी डोनेशन भी लेंगे और डोनेशन देने वाली विदेशी कंपनियां भारत की नीतियों को प्रभावित कर सकती हैं। साथ ही इन सब के अलावा कौन इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद रहा है ये भी पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि दोनों की चिंताएं अलग अलग थीं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना एक समान आधार था। जिसके बाद इस स्कीम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2 पिटीशंस दायर की गई। दोस्तों पहली पिटीशन साल 2017 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कॉमन कॉज द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी और दूसरी पिटीशन साल 2018 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशंस में पिटीशनर्स ने कहा कि इस योजना की वजह से भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा आप देखेंगे तो असीमित राजनीतिक दान और राजनीतिक दलों के गुमनाम फंडिंग के फ्लडगेट्स खुल जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर इलेक्टोरल करप्शन को वैलिड बना दिया जाता है। साथ ही इसके जरिए पॉलिटिकल पार्टीज अनगिनत पैसा कमा सकती हैं और इसकी राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी उल्लंघन करती है, जो कि भारतीय संविधान के मुताबिक मूल अधिकार का हनन है। आपको बता दें कि एडीआर चुनाव से संबंधित कई तरह के आंकड़े समय समय पर पेश करता है, जैसे कि किस पार्टी को कितने पैसे मिले, इससे संबंधित कई जानकारियां शामिल होती हैं। दूसरी ओर सरकार ने इस योजना को ट्रांसपेरेंट बताते हुए बचाव किया और कहा कि पॉलिटिकल डोनेशन में गुमनामी की जरूरत है, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि अन्य राजनीतिक दलों से बदले की कोई आशंका न हो। साथ ही केंद्र सरकार ने भी तर्क दिया कि यह स्कीम सुनिश्चित करती है कि व्हाइट मनी का इस्तेमाल उचित बैंकों के माध्यम से पॉलिटिकल फंडिंग के लिए किया जाए। फिर इसी के बाद अप्रैल 2019 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने सभी राजनीतिक दलों को दानदाताओं और बैंक खाता संख्या का विवरण एक सीलबंद कवर में ईसीआई को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। दोस्तों बेंच ने यह कहते हुए स्कीम के एग्जीक्यूशन पर रोक लगाने से परहेज किया कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन सुनवाई की आवश्यकता होगी। आप देखेंगे तो इस आदेश के बाद पिटिशनर्स ने कई बार अदालत का दरवाजा खटखटाया और साल 2021 की शुरुआत में एडीआर ने बॉन्ड स्कीम पर रोक लगाने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया, जिसके बाद 2023 में से भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ के पास भेज दिया और फिर 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक इस मामले की सुनवाई हुई, जिस दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3 दिनों तक दलीलें सुनी और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 2 नवंबर को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और 15 फरवरी 2024 को इसे अवैध करार दे दिया गया। दोस्तों 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी कि आरटीआई का उल्लंघन करती है
और इससे बदले की भावना पैदा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A का उल्लंघन माना है। आप देखेंगे तो कोर्ट का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और उससे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, कंपनी एक्ट और इनकम टैक्स लॉ में किए गए अमेंडमेंट सिविल राइट्स का उल्लंघन करते हैं। ये अमेंडमेंट संविधान के आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A के तहत वोटर्स को मिले उस अधिकार का उल्लंघन करते हैं जिसके मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाली डोनेशन की जानकारी वोटर्स को पता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ब्लैक मनी पर अंकुश लगाने वाली एकमात्र स्कीम नहीं है, कई और भी दूसरे विकल्प इसके अलावा मौजूद हैं। दोस्तों, कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि कॉर्पोरेट पॉलिटिकल फंडिंग की परमिशन देने वाला आर्टिकल 182 कंपनीज एक्ट में संशोधन भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और साफ तौर पर मनमानी है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करने वाले बैंक यानी कि SBI को इसे जारी करने पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को यह भी इंस्ट्रक्शन दिया कि 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए अब तक चुनावी बॉन्डों की पूरी डिटेल 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंप दी जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो डोनेशन बॉन्ड के रूप में पार्टियों को सौंपे जा चुके हैं लेकिन पार्टी ने उन्हें अभी कैश में नहीं बदलवाया है, उसे बैंक को वापस कर दिया जाए और वो पैसा फिर से उन लोगों के खाते में डाल दिया जाए जिन्होंने रकम दान की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 31 मार्च 2024 तक चुनाव आयोग अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड की डिटेल जारी करेगा। अब जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दे दिया गया तो इलेक्शन की फंडिंग्स पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए इसको भी जान लेते हैं। दोस्तों, कुछ ही टाइम में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। आप भी जानते हैं कि इलेक्शन फंडिंग का चुनाव में रोल बहुत बड़ा होता है। ऐसे में इलेक्शन फंडिंग का असंवैधानिक होना बड़ा असर डाल सकता है और इस विषय पर आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने से चुनाव की फंडिंग पर बहुत कम ही फर्क पड़ता है क्योंकि चुनावी फंडिंग का अधिकतर हिस्सा नकदी में आता है। यह फैसला केवल फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सत्तारूढ़ दल को धन मिलता रहेगा जबकि विपक्ष के धन का स्रोत कम हो जाएगा। वहीं विशेषज्ञों का कहना यह भी कि इसका बहुत असर नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इतनी देर कर दी कि अब तक 16,000 करोड़ रुपए कुछ ही सालों में जमा हो गए। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले 31 दिन की विंडो बची थी जहां फिर से राजनीतिक दल एक बार इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे लेते और इस तरह से राजनीतिक दलों के नुकसान को समझे तो उनका 3 से 4,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। दोस्तों, अगर अदालत द्वारा दिए गए हुक्म की सही तालीम हुई तो 13 मार्च 2024 की तारीख इस देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसके बाद आप ये जान सकेंगे कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को कौन कितना डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए दे रहा है और कौन कितना टैक्स बचा रहा है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो हमारी डेमोक्रेसी ट्रांसपेरेंसी की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ाएगी और चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा वो आने वाला टाइम ही बताएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चुनाव में बीजेपी या कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक पार्टियों के वोट पर इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं? हम इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।